राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023, जिस विधेयक पर आज सदन चर्चा कर रहा है, उस पर बात रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के अंदर लिखा कि मुफ्त और सहायता प्राप्त बिजली, व्यापक स्वास्थ्य कवरेज, सहायता प्राप्त कृषि इनपुट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सहायता प्राप्त गैस सिलेंडर और मुफ्त भोजन पैकेट राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के माध्यम से लाना चाहती है। और इस बजट के माध्यम से 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने इस बजट में किया, बिल में किया। और ये बिल जो लाया गया, ये वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट घोषणा के भाषण संख्या 67 में महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी स्कीम के तहत लाया गया। माननीय सभापति महोदय, जिस पेंशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय, एक अभी पिछले मंडे का ये एक खबर छपी थी जिसमें ये लिखा कि पेंशन के लिए सुहागिनें बनी विधवा, मरे लोग जिंदा हुए, राजस्थान से बाहर के लोगों ने उठाई 150 करोड़ की पेंशन और 4 लाख लोगों के रिकॉर्ड फर्जी। और माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में चल रही वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है कि जिसमें मृत हो चुके लोगों के खाते से भी पेंशन उठाई जा रही है। और माननीय सभापति महोदय, ये 150 करोड़ से ज्यादा रुपए उन लोगों के खाते में गए जो राजस्थान के है भी नहीं, और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। ये आपके पेंशन स्कीम का एक उदाहरण जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत रखा, मैं समझता हूं कि इसकी जांच कराएं और ऐसे कौन लोग हैं जो यहां सरकार में बैठे हैं लेकिन वो फर्जी पेंशन उठा रहे हैं जो इस दुनिया में है भी नहीं। और माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद में जब देश में शासन शुरू हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, रोजगार देने का वादा किया। और उस समय जब 1971 की बात मैं करूं कि 1971 में देश की आबादी 54 करोड़ थी और गरीबी की रेखा से नीचे लोग 57% के करीब थे। और 2015 से लेकर 2021 में जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के युग का आगमन हुआ, देश में राष्ट्रवादी सरकार आई, तो उसका आंकड़ा बताता हूं कि देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे गरीबी रेखा 32.59% से घटकर 19.28% हो गई। और यही गरीबी शहरी इलाकों में 8.65% से घटकर 5.27% रह गई। और माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, इसमें आंकड़े नहीं है, ये आंकड़ों के पीछे सच्ची मेहनत, दूरदर्शिता, ईमानदारी और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ सबका विकास का मोदी जो मंत्र है वो काम करा। इसके कारण आज ये आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और माननीय सभापति महोदय, जिस राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के बारे में आपने कहा कि इसे प्रतिवर्ष 2500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया, लेकिन बजट के अंदर वित्तीय प्रावधान 2500 करोड़ रुपए कहां से आएगा, आप जाने, आपकी सरकार जाने। और ये बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में किया गया और आपने लागू कब कर रहे हैं? अप्रैल 2024 से लेकर 2025 के वित्तीय वर्ष में तो चालू करेंगे। जब घोषणा इस साल हुई थी, लेकिन आप तो ये तय कर लिया आपने कि हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे सनम, लेकिन साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। आपको पता है कि अगले साल आप आने वाले नहीं है। और ये जो वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण सरकार, आने वाली सरकारों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अगर आपने इसके बारे में सोचा होता तो शायद इस प्रकार की विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि आपने जो कहा, मैं समझता हूं कि राजस्थान हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सरकार बनने के बाद जब अपने अंतिम समय में होती है, अब चूंकि 3-4 महीने का समय बचा, और कोई भी सरकार अपने चुनाव से पहले 6 महीने के समय किसी भी प्रकार की योजनाओं की घोषणा करती है, वो घोषणा जनता को राहत देने के उद्देश्य से नहीं होती है, वो घोषणा सरकार को रिपीट करने के उद्देश्य से होती है। और यही काम आप लोग कर रहे हैं जो 2013 के अंत में आप लोगों ने किया था कांग्रेस की सरकार ने। और नतीजा क्या हुआ? मात्र 21 सीटें मिली थी आपको, 21 सीटें। और इस बार उससे ज्यादा घोषणा कर रहे हैं। कितना क्रियान्वित हो रही, कितना पूरा हो रही घोषणा, राजस्थान की 8 करोड़ जनता के सामने आपका परिणाम है।
और माननीय सभापति महोदय, इसमें आपने मिनिमम गारंटी की है 1,000 रुपये प्रति माह की। अब आप देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है नरेगा का। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी पहले से लागू है, आपने इसमें 25 दिन अतिरिक्त किया है। और अभी शहरों के अंदर आपने इसी पिछले वित्तीय वर्ष से शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू किया। मेरा आपसे इतना सा सवाल है कि पहले के माननीय साथी ठीक कह रहे थे, एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है माननीय मंत्री महोदय जहां 100 दिन का अनिवार्य रोजगार उनको मिल चुका है। और ये फैक्ट बात कह रहा हूं, जेटीए और उनके साथी मिलकर जो लोग पैसे देते हैं जॉब कार्ड के आधार पर, उनको नरेगा के अंदर काम दिया जाता है। ये प्रोविजन पहले से बना, उसमें नए करने की क्या बात है। और शहरों के अंदर भी जब से आपने लागू किया है, यही हालात है जो गांव के अंदर है वो शहरों के अंदर भी है। और माननीय सभापति महोदय, नरेगा में काम कितना होता है? केंद्र सरकार की तरफ से पैसा आता है, लेकिन जो बंदरबाट होती है या गरीब मजदूर को जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है उसके अनुसार केंद्र सरकार ने जो तय किया, 250 रुपए के करीब न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, वो 100 रुपए, 80 रुपए, 110 रुपए के करीब मिल रही है। और इसका मूल्यांकन कौन करता है? राजस्थान सरकार के वो जेटीए और वो कर्मचारी जो आपकी सरकार की सेवा में लाभान्वित होते हैं। और माननीय सभापति महोदय, इसी नरेगा में फॉर्म नंबर 16 भर के पंचायत समिति में अगर विकास अधिकारी आप देंगे तो उसको वैसे भी प्रावधान है कि अनिवार्य रूप से उसको काम देना है। लेकिन पिछले 4.5 सालों में फॉर्म नंबर 16 भरने के बाद भी लाखों लोगों को नरेगा में रोजगार नहीं मिला है। माननीय सभापति महोदय, आपने इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 1948 की धारा 3 उसको लागू करके आपने किया। आपने दिव्यांगों को किया है, जो केंद्रीय दिव्यांग अधिनियम 2016 से तो दिव्यांग है उनको किया, वृद्धावस्था पेंशन की विशेष योग्यजन को किया, विधवा महिला, एकल महिला को किया। और इसमें आपने बेरोजगारी भत्ते के बारे में भी कहा। माननीय सभापति महोदय, मुख्य रूप से 3 बातें जो आपने इस बिल में कही है। मैं समझता हूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी का अधिकार आपने दिया और ये कुल 15% की बढ़ोतरी 2 किस्तों में आपने करी। एक 24-25 के वर्ष में जुलाई महीने में 5% और जनवरी के महीने में 10% की बढ़ोतरी होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेंशन है, ये पेंशन 12 माह पूर्ण करने के बाद जिसको पेंशन मिलती है उसको 12 महीने पूरे हो जाएंगे, उसके बाद भी सुविधा का लाभ मिलना, जो आपने इस एक्ट के अंदर प्रोविजन किया, इस एक्ट में लिखा है। और माननीय सभापति महोदय, आपने इसके नोडल अधिकारी का, नोडल विभाग का भी मूल्यांकन किया, एक राज्य सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया, माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आपने कहा। और माननीय सभापति महोदय, आपने इसमें यह भी कहा अध्याय 6 में कि पारदर्शिता और जवाबदेही आपने तय की है कि पेंशन का पैसा जो है सीधा उस उपभोक्ता के खाते में जाएगा, लाभार्थी के खाते में जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी मूल भावनाओं को साकार करते हुए प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए कि नहीं खुलवाए। और एक समय था, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं ऊपर से तो 15 पैसे नीचे पहुंचता है। उस दलाली को, उन बिचौलियों को खत्म करने के लिए ये मोदी ने जनधन खाते खुलाए। आज उसी का लाभ इस राजस्थान के लोगों को मिलेगा जो आपने इस एक्ट के अंदर प्रोविजन किया है, और ये सीधे उनके खाते में जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, आप रोजगार गारंटी तो लेके आ गए, लेकिन खाद्य सुरक्षा गारंटी के अधीन पिछले 4.5 सालों में मेरा दावा है कि किसी भी व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर आपने नाम नहीं जोड़ा है। आपकी राजस्थान सरकार की पोर्टल बंद है। आपने पिछले 6-8 महीने पहले पोर्टल को खोला था, उसमें लाखों लोगों ने आवेदन किया, लेकिन आपने उस पोर्टल को फिर बंद कर दिया और एक भी व्यक्ति को एनएसएफए का लाभ नहीं मिला। क्या वो भी उस रोजगार गारंटी स्कीम के अंदर आने के योग्य नहीं है? क्या सरकार, केंद्र सरकार तो दे रही है, लेकिन राजस्थान सरकार का फर्ज नहीं बनता है कि वो उन गरीब लोगों को इस खाद्य सुरक्षा बिल के अंदर लेके आए? और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं गांव के अंदर आप लोग जब जाते हैं, बिजली, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं, गांव के अंदर जब आप जाते हैं, गांव वाले कहते हैं नहीं चाहिए हमें सब्सिडी, या पूरी 24 घंटे की बिजली हमें चाहिए। कृषि के अंदर 6 घंटे बिजली चाहिए, शहरों के अंदर 24 घंटे की बिजली चाहिए। रात को माँ, बहन, बेटी और व्यापारी, विद्यार्थी जब घर आते हैं, शाम को खाना खाने के समय ऐसी गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती हो जाती है। और ये आज से नहीं माननीय सभापति महोदय, जब से सरकार बनी है, आपके बिजली विभाग की गलती के कारण, सरकार की फेल्योर के कारण आज लोग आपकी सब्सिडी को ठोकर मारे, वो कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए। आपकी कर्जा माफी की बात करी, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। अभी आपने माननीय साथी, मैं इसी में बोल रहा हूं माननीय सभापति, बिल भी बोल रहा हूं मैं, बिल भी आपने सहकारिता विभाग की बात करी, भी कह रहे थे कि बजट में हमने प्रोविजन किया था, घोषणा की थी हम सहकारी विभाग के अंदर जो सहकारी बैंक उनका लोन माफ करेंगे। मेरा दावा है कि इस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सहकारी विभाग का कोई नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा था कि संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। मेरी आपत्ति इस बात पर कि वो ये सरकार बताए कि आपने संपूर्ण कर्जे का कहा था या सहकारी बैंक का कहा था। माननीय सभापति महोदय,
और एक और बेरोजगारी भत्ते के बारे में मैंने बता दिया। आपने संविदा कर्मियों को नियमित करने का कहा था। मैं समझता हूं कि इस बिल के माध्यम से भी, एक मिनट में, इस बिल के माध्यम से भी उन संविदा कर्मियों के बारे में भी उनको रेगुलाइज करने का जो आपका घोषणा पत्र, इस बिल के अलावा अगर आप इसमें शामिल करते तो भी ठीक रहता। और माननीय सभापति, एक अंतिम बात कहकर मेरी बात को खत्म करूंगा कि ये जो जितनी भी केंद्र की योजना है उसका लाभ गांव के लोगों को मिलता है। इसके कारण लोग खुश होते हैं, लेकिन आपकी सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की शिथिलता के कारण जो आवश्यक दस्तावेज की पूर्ति करनी होती है वो पता नहीं राज्य सरकार से निर्देश है क्या है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का हो या उज्ज्वला गैस का हो या ऐसी जल जीवन मिशन के माध्यम से ऐसे अनेक काम जो केंद्र की 42 योजनाओं के जिनका लाभ लोगों को मिलना था, आपकी सरकार के दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण लाखों लोग आज उन योजनाओं से वंचित है। तो माननीय सभापति महोदय, कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन इतनी सी बात कहकर कि ये जो राजस्थान के अंदर आप बिल लेकर आए, निश्चित रूप से घोषणा करने के लिए अच्छा है, लेकिन यह चूंकि आपकी चुनावी घोषणा है, आप सरकार रिपीट करने के उद्देश्य से लेकर आए, राजस्थान की जनता कभी आपके इस बहकाव में नहीं आएगी। और जो अभी मैंने जो आंकड़े दिए थे उस आंकड़े के अंदर देखें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में इस अधिनियम का आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नारायण सिंह देवल।